अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की ख़ास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी ख़बरें। पहली मरतबा बीजेपी के रुकन असम्बली मुंतखब हुए राहुल नार्वेकर इतवार को वाज़ेह अक्सरियत के साथ और 164 वोट हासिल करके महाराष्ट्र असम्बली के स्पीकर मुंतखब हुए, जबकि उनके मुखालिफ शिवसेना के रुकन असम्बली और उद्धव ठाकरे के वफादार राजन सालवे, जो शिवसेना एनसीपी कांग्रेस के मुत्तहिदा उम्मीदवार थे, उन्हें सिर्फ 107 वोट मिले। ऐवान की कार्रवाई का आगाज सुबह 11 बजे हुआ, जिसके बाद रायशुमारी के जरिए इंतखाब अमल में आया, जिसमें वज़ीर आला एकनाथ शिंदे और नायब वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस समेत दीगर अरकान असम्बली ने हाथ उठाकर अपने उम्मीदवारी की हिमायत का ऐलान किया। इसी दरमियान समाजवादी पार्टी के दो अरकान असम्बली अबू आसिम आज़मी और रईस शेख ने बीजेपी उम्मीदवार नार्वेकर के खिलाफ वोट डालने से गुरेज किया, और जब अरकान असम्बली की रायशुमारी हो रही थी तब उन्होंने खुद उससे अपने आप को अलग रखा। वाज़ेह रहे कि कांग्रेस के नाना पटोले के इस्तीफा के बाद गुज़िश्ता साल फरवरी से स्पीकर का ओहदा खाली था। डिप्टी स्पीकर नरहरी जरवाल स्पीकर के फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे। वोटिंग से एक दिन कबल शिवसेना के दो ग्रुप, जिसमें से एक की सरबराही उद्धव ठाकरे और दूसरे की क़यादत एकनाथ शिंदे कर रहे थे, उन्होंने अपने मुताल्लिक़ा स्पीकर के उम्मीदवारों को वोट देने के लिए व्हिप जारी किया था, जिसके तहत मुताल्लिक़ा पार्टी के अरकान असम्बली को पार्टी की हिदायत के मुताबिक वोट डालना ज़रूरी करार दिया जाता है, वरना अरकान असम्बली बेज़ाब्तगी के मुर्तकिब करार दिए जाएंगे और पार्टी को यह इख्तियार है कि वो उनके खिलाफ मुअत्तली से लेकर दीगर कार्रवाई कर सकती है। सियासी पंडितों का कहना है कि अपनी अक्सरियत साबित करने के लिए वज़ीर आला एकनाथ शिंदे के कैंप ने इतवार को एक बड़ी जीत हासिल की और बीजेपी उम्मीदवार का स्पीकर के ओहदे पर इंतखाब अमल में आया। श्री राहुल सुरेश नार्वेकर विधानसभा सदस्य यांनी अध्यक्षांचे आसन स्वीकारावे अशी मी त्यांना विनंती करतो। माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उपमुख्यमंत्री व इतर प्रमुख पक्षांचे नेते नवनिर्वाचित अध्यक्षांना त्यांच्या आसनाकडे न्यावे। यानंतर सभागृह महाराष्ट्र में शिवसेना के अंदर सियासी तनाव थमने का नाम नहीं ले रहा है। स्पीकर के इंतखाब में जीत हासिल करने के बाद एकनाथ शिंदे ग्रुप ने आदित्य ठाकरे समेत शिवसेना के 16 एमएलए को डिस्क्वालीफाई करने की मांग की। शिंदे ग्रुप के चीफ व्हिप भारत गोगावाले ने नए स्पीकर राहुल नार्वेकर को लेटर सौंपा है। लेटर में कहा गया है कि 16 एमएलए ने व्हिप की खिलाफवर्जी की है, इसीलिए उनकी रुकनीयत को रद्द किया जाए। स्पीकर ने उनके लेटर को ले लिया और उस पर गौर करने की बात कही। हालांकि शिवसेना भी शिंदे ग्रुप के बागी एमएलए के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही है। बागी ग्रुप के 16 एमएलए की रुकनीयत का मामला पहले से सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद में तेलंगाना बीजेपी की जानिब से मुनक़िदा जलसे आम से खिताब करते हुए पार्टी कायदीन बिलखुसूस तेलंगाना के बीजेपी कायदीन को काफ़ी मायूस कर दिया। वज़ीर आज़म मोदी ने सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में मुनक़िदा भारी जलसे आम से तकरीबन आधे घंटे तक खिताब किया, लेकिन अपने पूरे खिताब के दौरान उन्होंने चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव या टीआरएस हुकूमत के खिलाफ एक भी तनकीद या इल्ज़ाम नहीं लगाया। मोदी ने चीफ मिनिस्टर केसीआर का नाम तक नहीं लिया, सिर्फ अपनी तकरीर में मरकजी हुकूमत के कारनामों और 8 साल के दौरान तेलंगाना को दी गई इमदाद और मंजूर किए गए प्रोजेक्ट्स पर तफसीली रोशनी डाली।
अलबत्ता उन्होंने 2019 के लोकसभा इंतखाबात के बाद से तेलंगाना में बीजेपी की ताकत में इजाफा होने का दावा करते हुए आइंदा इंतखाबात में तेलंगाना में भी बीजेपी की डबल इंजन सरकार कायम करने के लिए आवाम से ताउन की अपील की। वज़ीर आज़म मोदी की जानिब से चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव या टीआरएस के खिलाफ एक भी तनकीद न करने पर बीजेपी के कायदीन में काफ़ी मायूसी देखी गई, क्योंकि उन्हें यकीन था कि नरेंद्र मोदी रियासत की केसीआर हुकूमत की कारकर्दगी और ख़ानदानी हुक्मरानी को शदीद तनकीद का निशाना बनाएंगे। लेकिन मोदी की तकरीर ने उन सब की उम्मीदों पर पानी फेर दिया, जबकि बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा ने अपनी तकरीर में रियासत की केसीआर हुकूमत और खुद केसीआर को तनकीद का निशाना बनाया। रामदास से लेकर फाल्गुनी की सोमनाथ तक यहाँ के काव्य का माधुर्य, यहाँ के साहित्य का सौंदर्य पूरे भारत के लिए अमूल्य निधि है। इस धरती की ये आस्था, ये श्रद्धा और ये विरासत हमें जन जन की सेवा के लिए समर्पण की ऊर्जा देती है। इसलिए साथियों, ऐसे तेलंगाना का विकास, चौतरफा विकास भारतीय जनता पार्टी की पहली प्राथमिकताओं में से एक है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र पर चलते हुए हम तेलंगाना के विकास पर निरंतर प्रयास कर रहे हैं। भाई और बहनों, बीते 8 वर्षों में हमें हर भारतीय के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने का प्रयास किया है। देशवासियों का जीवन कैसे आसान हो, विकास का लाभ कैसे हर व्यक्ति, हर क्षेत्र तक पहुंचे, इसके लिए हमने निरंतर काम किया है। दशकों तक जो वंचित रहे, शोषित रहे, उनको भी राष्ट्रीय योजनाओं के माध्यम से हमने विकास में भागीदार बनाया है। यही कारण है कि गरीब, दलित, वंचित, पिछड़े, आदिवासी सभी को आज लगता है कि भाजपा सरकार उनकी आवश्यकताओं और आकांक्षाओं दोनों की पूर्ति कर रही है। देश की महिलाओं, हमारी बहन बेटियों को भी आज अपने प्रिय नेता भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को सुनने के लिए आतुर है। ये बताता है, ये जो मैं उत्साह देख रहा हूं, ये जो मैं जोश देख रहा हूं, ये जो मैं संख्या देख रहा हूं, यह मुझे इस बात के लिए आश्वस्त करता है कि आने वाले समय में तेलंगाना से केसीआर का जाना तय है और भारतीय जनता पार्टी का आना निश्चित है। मित्रों, मैं आपके और प्रधानमंत्री जी के बीच में बहुत देर नहीं रहूंगा। मुझे मालूम है कि आप सब लोग उनको सुनने के लिए आतुर हैं, लेकिन मैंने तेलंगाना की बदलती तस्वीर देखी है। मैं विधानसभा के चुनाव में यहां चुनाव का प्रभारी था।
उस समय का वातावरण भी मैंने देखा है और उसके बाद का भी मैं वातावरण देख रहा हूं। जगह जगह पर जिस तरीके से लोग केसीआर की सरकार से त्रस्त हैं, उनके भ्रष्टाचार से त्रस्त हैं, उनके सरकार के अनाचार से त्रस्त हैं और जिस तरीके से विपक्षी दलों को कुचलने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं। तेलंगाना की जनता, जो बड़ी जागरूक जनता है, उसने तय कर लिया है कि केसीआर को घर बैठाना है और भारतीय जनता पार्टी को लाना है। इस बात को तय कर दिया। मित्रों, मैं यहां ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव में भी आया था। उस समय पत्रकार बंधु कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी का क्या भविष्य है और हमने कहा था कि हमें ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में अभूतपूर्व सफलता मिलेगी और हैदराबाद की जनता ने आशीर्वाद रखा था और एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी हैदराबाद में जारी बीजेपी की कौमी आमिला के इजलास के दूसरे दिन आज मुख्तलिफ सियासी करारदादें मंजूर की गईं, जिसमें गुजरात फसादात पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तारीखी करार दिया। हैदराबाद के HICC में जारी इजलास में जाफरानी जमात के कायदीन ने मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने एक सियासी करारदाद पेश की। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने पार्टी के रियासती सदूर को मशवरा दिया कि वह कायदीन को हमेशा अवाम के दरमियान रहना चाहिए। असम के चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पहले दिन माशी करारदादों पर तबादला ख्याल किया गया, दूसरे दिन सियासी करारदाद पर मुबाहिस हुए और इसको मंजूरी दी गई। उन्होंने कहा कि वज़ीर दाखिला ने एक करारदाद पेश की जिसको बा-इत्तिफ़ाक़ आराम मंजूर कर लिया गया। उन्होंने कहा कि अमित शाह ने गुजरात फसादात पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तारीखी करार दिया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने तमाम इल्ज़ामात को झूठ करार दिया और इसको सियासी साजिश से ताबीर किया। वैक्सीनेशन का विरोध, सीए का विरोध, ट्रिपल तलाक का विरोध, राम मंदिर का विरोध, आजादी के अमृत महोत्सव का विरोध, हर विषय में कांग्रेस खाली विरोध का ऊपर ही विरोध करते जा रहा है। कांग्रेस का राजनीति एक परिवार की जागीर समझती है। हम राजनीति को सेवा का माध्यम समझते हैं। राजनीतिक हिंसा का दौर खत्म होना चाहिए। अमित शाह जी ने ये विरोधी जो अभी वातावरण है उनका ऊपर बोला। राष्ट्रपति चुनाव पर अमित शाह जी ने बोला, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के शासनकाल में 2 राष्ट्रपति चुनाव का अवसर आया। भाजपा ने एक बार दलित को, दूसरी बार एक महिला आदिवासी को चुना जो जमीन से जुड़ी रही है। सुरक्षा का व्यापक सुधार का बारे में बोला। मोदी जी के नेतृत्व में बाहरी सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा सुदृढ़ हुए हैं। रक्षा क्षेत्र में व्यापक सुधार हुआ है। जम्मू कश्मीर का भारत का अभिन्न अंग बनाया है, धारा 370 का एबोलिशन करते हुए। अग्निपथ योजना का सराहना हुए। CDS और औरोप ये दोनों का और 3,000 करोड़ रुपया का 3,000 रक्षा उपकरणों का निर्णय में प्रतिबंध पर भी सरकार का प्रशंसा की गई। रक्षा क्षेत्र में निर्यात में 6 गुना वृद्धि हुआ है। चुनाव में जीत आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में कैसे भारतीय जनता पार्टी एक के बाद एक चुनाव जीत रहा है। अमित शाह जी ने बोला सदन में, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में राजनीति का। राहुल गांधी के खिलाफ एक चैनल की तरफ से गुमराहकुन वीडियो नशर करने और बीजेपी कायदीन की जानिब से उसे फैलाने के मामले में कांग्रेस ने सख्त रद्द-ए-अमल
जाहिर किया। कांग्रेस के तर्जुमान पवन खेड़ा ने पार्टी के सदर दफ्तर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि चैनल ने राहुल गांधी की शबिया को दागदार करने के लिए फर्जी वीडियो नशर किया और फिर बीजेपी के कायदीन ने भी दानिस्ता तौर पर उस वीडियो को सोशल मीडिया पर फैलाया। उन्होंने इंतबाह देते हुए कहा कि जिन कायदीन ने इस वीडियो को सोशल मीडिया पर रखा हुआ है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ख्याल है कि 1 जुलाई की शब 9 बजे एक टीवी प्रोग्राम में राहुल गांधी से मुतालिक एक वीडियो नशर किया गया जिसे कई बीजेपी कायदीन ने शेयर किया। हकीकी वीडियो में राहुल गांधी अपने हल्के इंतखाब वायनाड में मुनक़िदा एक तकरीब में SFI की जानिब से किए गए तशद्दुद का जिक्र करते हुए उन्हें माफ़ करने की बात कर रहे थे, लेकिन उनके बयान को शातिराना ढंग से काट छांट कर उदयपुर में हुए कन्हैया लाल के कत्ल से जोड़कर दिखाया गया। Particular channel ran a story at 9 o'clock day before yesterday in which they doctored a video where our leader Mr. Rahul Gandhi was referring to the violence by the SFI on his Wayanad office, but they twisted it and presented it and televised it in a manner that it looked like he was condoning or he was forgiving the killers of Kanhaiya Lal in Udaipur. Most mischievous manner in which this channel ran this show. This was at 9 PM on the 1st of July. Within hours, in fact within maybe 1 hour, some of us on Twitter, through social media, warned that channel and that anchor that this is a doctored video, out of context video. By then, a lot of BJP leaders had started sharing it on their social media. The channel accepted its mistake, withdrew the content from the social media. Yesterday they apologized, but the damage, as I said, was done. And more irresponsible than the channels are the elected representatives, because they are under a constitutional oath. Very irresponsibly, very mischievously, somebody as senior in stature as the former INB minister, Rajyavardhan Rathod, comes from my state, unfortunately, continued to share it, continued to upload it on his Twitter. And others also in the BJP, MPs, MLAs. So yesterday in Jaipur, Rajasthan, an FIR was registered against the channel. Because in the past also, this channel and there are a few other channels also, when we issue legal notice warning them of legal action. उत्तर प्रदेश में मेन अपोजिशन जमात समाजवादी पार्टी ने अपनी तमाम झैली तंजीमों व सेल्स की मजलिस आमिला को फौरी असर से तहलील कर दिया। एसपी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर पार्टी सदर अखिलेश यादव के हवाले से ये जानकारी दी गई। इसके मुताबिक अखिलेश ने एसपी की तमाम विंग्स की मजलिस आमिला को तहलील कर दिया। इसमें सिर्फ पार्टी की यूपी इकाई के सदर के ओहदे को शामिल नहीं किया गया। मौजूदा एसपी रियासती सदर नरेश उत्तम का ओहदा बरकरार रखा गया। अखिलेश ने गुज़िश्ता मार्च में हुए यूपी असेंबली इंतखाबात में समाजवादी पार्टी की शिकस्त के बाद पार्टी के तंजीमी ढांचे को दुरुस्त करने की हिकमत अमली के तहत रियासती व कौमी दोनों कमेटियां तहलील कर दी हैं। पार्टी की जानिब से ट्वीट करके कहा गया कि समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव ने फौरी असर से सभी तंजीमों को युवा संगठन, महिला सभा और दीगर सभी सेल्स के कौमी सदर, रियासती सदर, जिला सदर समेत कौमी, रियासती और जिले मजलिस आमिला को तहलील कर दिया है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन अवैसी ने इलेक्शन लड़कर भारतीय जनता पार्टी की मदद करने के इल्ज़ाम पर कहा कि वो दोबारा मध्य प्रदेश में दाखिल नहीं हुए, यहाँ भी कांग्रेस हार गई। अवैसी ने एक इंतखाबी मीटिंग से खिताब करते हुए बात कही। उन्होंने कहा कि कांग्रेस मुसलमानों को बीजेपी का खौफ दिखाकर वोट हासिल करना चाहती है, लेकिन उनके मफादात का बिल्कुल ख्याल नहीं रखती। असदुद्दीन अवैसी ने कांग्रेस लीडर और साबिक़ वज़ीर आला कमलनाथ पर भी सख्त हमला किया और कहा कि खौफ के दिन अब गए, अब हम तुम्हें डराने आए हैं। एमआईएम के सदर ने कहा कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसमान को छू रही हैं, बेरोजगारी का जिम्मेदार कौन है, महंगाई आसमान को छू रही है, इसलिए बीजेपी के लोग तवज्जो हटाने के लिए बेलगाम बयान देते हैं। नौजवानों याद रखो, वायलेंस हमारा रास्ता नहीं है, तशद्दुद हमारा रास्ता नहीं है, बल्कि
सियासी ताकत को हासिल करना, वोट डालना, अपनी पार्टी के हक में वोट डालना, अपनी सियासी लीडरशिप को बनाना, अपनी आवाज को बनाना। नौजवानों, तुम वहां खड़े हो आज, वो दिन दूर नहीं है कि जब तुम खंडवा में मजलिस को मजबूत करोगे तो तुम इस डाइस से, इसी हजारों की तादाद के मजमे से तुम खिताब करोगे। मेरी ख्वाहिश यही है कि मुझसे ज्यादा नेक और काबिल रखने वाले लोग मिल्लत मजलूमा की क़ियादत कर सके। नौजवानों, ये लड़ाई आपकी हम लड़ रहे हैं। मेरे बुजुर्गों, आप पर हमने तकालीफ उठाई है, अब इन नौजवानों को हमको तकालीफ नहीं उठाना है। मैं हमारी मां और बहनों से अपील कर रहा हूं, मेरी मां और बहनों, तुमने रात में रातों गुजार दी करवटें ले लेकर कि मेरे बच्चे और मेरी बच्ची का क्या होगा। आज ओवैसी तुमसे कह रहा है, तुम एक मर्तबा मध्य प्रदेश में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को डालो, मजबूत करो। मैं आपसे वादा कर रहा हूं मेरी मां और बहनों, आपकी करवटें कम हो जाएंगी। आरजेडी सरबराह लालू प्रसाद यादव के साथ इतवार के रोज बड़ा हादसा हो गया। राबड़ी आवास में ही सीढ़ी चढ़ने के दौरान वो गिर पड़े। फौरी उन्हें अस्पताल ले जाया गया। बताया जा रहा है कि उनके दाहिने कंधे की हड्डी टूट गई, कमर में भी चोट आई है। ककड़बाग के एक प्राइवेट अस्पताल में MRI करवाया गया। प्लास्टर के बाद वो घर वापस लौट आए हैं। आसाम के 35 में से 27 अजला में सैलाब की वजह से 22,17,000 से ज्यादा लोग फंसे हुए हैं, जबकि लैंडस्लाइडिंग और बारिशों के सबब 174 से ज्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं। आसाम स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के हुक्काम ने बताया कि अप्रैल से अब तक 156 अफराद प्री मानसून और मानसून के सैलाब में अपनी जानें गंवा चुके हैं, जबकि आसाम के मुख्तलिफ अजला में मिट्टी के तोदे गिरने से 18 अफराद हलाक हो चुके हैं। ASDM के एक अहलकार ने बताया कि सैलाब से मुतासर अजला का दौरा करने के बाद 2 बैन रियासती मरकजी टीमों ने हफ्ते के रोज चीफ सेक्रेटरी जिश्नोफ बरवा और आसाम हुकूमत के दीगर अहदेदारों के साथ मीटिंग की। हिंदुस्तानी फौज, हिंदुस्तानी फिजाइया, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स के सीनियर अफसरान ने भी इजलास में शिरकत की। उन्होंने कहा कि 27 अजला के 1934 गाँव में 50,714 हेक्टेयर से ज़्यादा फसली रकबा अब भी ज़ेर-ए-आब है, जबकि रियासत में मुसलसल बारिशों की वजह से सैलाब की सूरत हाल मज़ीद अबतर हो रही है। हिंदुस्तान के महकमे आसार खदीमा ने ताजमहल के तहखानों में हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति होने की तरदीद की। एक RTI की दरखास्त के जवाब में ये मालूमात दी गई है। ASI ने यह भी बताया कि ताजमहल मंदिर की ज़मीन पर नहीं बना हुआ है। दरअसल 12 मई को तृणमूल कांग्रेस की कौमी तर्जुमान साकिब गोखले ने RTI की दरखास्त पेश की थी। अर्जी में उन्होंने ASI से 2 सवालों के जवाब मांगे थे। पहले सवाल में उन्होंने ताजमहल की ज़मीन पर मंदिर होने का सबूत मांगा था, जबकि दूसरा सवाल तहखानों के 20 कमरों में हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति होने से वाबस्ता था। ASI ने एक सत्र में इसका जवाब दिया। ASI के राब्ता आमा के अफसर महेश चंद मीना ने पहले जवाब में सिर्फ नो लिखा और दूसरे सवाल के जवाब में लिखा कि तहखानों में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां नहीं हैं। ख्याल रहे कि हाल ही में हिंदू तंजीमों ने ताजमहल को तेजू महाआलिया करार देते हुए उसके बंद कमरों में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां मौजूद होने का दावा किया था। इस तरह के दावों के बाद ये मामला शहर तुर्कियों में छा गया था। वहीं अयोध्या की एक बीजेपी लीडर ने हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में तहखानों को खोलने के हवाले से अर्जी दाखिल की थी, जिसे अदालत आलिया ने खारिज कर दिया था। पटना में एनक्रोचमेंट हटाने पर पुलिस पर हमला हुआ। इसमें कई पुलिस वाले बुरी तरह जख्मी हुए हैं। सिटी SP अमरीश राहुल भी इस हमले में जख्मी हुए हैं। दरअसल पुलिस राजीव नगर में एनक्रोचमेंट यानी गैर कानूनी कब्जे हटाने पहुंची थी। इसके लिए 17 JCBs को लगाया गया था। 2000 से ज्यादा पुलिस फोर्सेस को वहां तैनात किया गया था। मकामी लोगों की मुखालिफत के बाद भी पुलिस की कार्रवाई नहीं रुकी। पुलिस मकानों को डिमोलिश कर चुकी है। लोग अपने घरों की छत से दूसरे घरों को टूटते हुए दिख रहे थे। से 40 एकड़ जमीन लगभग हम लोगों ने चिन्हित किया है विभिन्न सरकारी प्रयोजन के लिए। उसके बाद आज खाली कराने का कार्य चल रहा है, जिसमें अधिकांश बाउंड्री वाल है और गैर आवासीय भवन है मुख्य रूप से, जिसमें कि बाउंड्री वाल किया हुआ अंडर कंस्ट्रक्शन है। उन्हीं को 40 एकड़ में से खाली कराया जा रहा है। इसको लेकर के सुबह कुछ लोग इकट्ठा हो गए, पथराव किए, इसमें कुछ लोग घायल हुए और कुछ जवान भी घायल हुए, सिटी SP भी घायल हुए।
और उसके बाद हम और एसएसपी साहब यहाँ पहुंचे हैं और स्थिति को नियंत्रण में किया गया है। सभी लोगों को खदेड़ दिया गया है और पूरी तरह से इसको हम लोग अपने कब्जे में ले लिए हैं और बाकी जो अतिक्रमण है उसको तोड़ने की कार्रवाई चलती रहेगी जब तक ये अतिक्रमण सब समाप्त नहीं हो जाता। कितने एकड़ जमीन है आवास बोर्ड की? आवास बोर्ड की शुरू में कुल 1040 एकड़ के आसपास जमीन थी, 1040 एकड़ के आसपास थी, जिसमें से कि 600 एकड़ हम लोगों की जमीन आसियाना दीघा रोड के पूरब साइड में है, जिसके लिए बंदोबस्ती स्कीम सरकार में निकला हुआ है 2010 में और 2014 में जो है वो अधिसूचना भी आई, नियमावली बनी है। उसमें आवेदन हाउसिंग बोर्ड के द्वारा माना जा रहा है। किसी के पास कोई पेपर नहीं है, अवैध ढंग से लोग अर्जित किया है और क्योंकि इसकी रजिस्ट्री पर रोक है बहुत दिनों से और कोई पेपर ये लोग नहीं दिखा पाते हैं, इनको बंदोबस्त किया जाए। लगभग 5000 के आसपास घर बने हैं पूरब साइड में और अभी तक मात्र 90 एप्लीकेशन आए हैं जो कागज के साथ हैं। उसमें से भी जांच के बाद सिर्फ 9 लोगों को पाया गया है जिनका की जो रैयत थे, जिनकी जमीन थी असली में, उनसे कोई संबंध स्थापित होता है, चाहे परचेज का चाहे वंशावली का। 9 लोगों का बंदोबस्त अभी तक मात्र हो पाया है लगभग 11 सालों में। किसी के पास कोई पेपर नहीं है इसका, न तो जिनकी मूल जमीन थी जिन रैयतों की उनसे इनका क्या संबंध है, किस प्रकार उनसे प्राप्त किए हैं, ये कहीं स्टैब्लिश नहीं कर पा रहा है। और उसके बाद फिर भी जो पूरब तरफ 600 एकड़ है बंदोबस्ती के अधीन है, उसको हम लोग अभी छोड़े हुए हैं। तो पश्चिम तरफ 400 एकड़ है, उसमें हम लोगों ने 40 एकड़ ये विभिन्न प्रयोजनों के लिए चिन्हित किया है, उसको हम लोगों ने आज हम लोग खाली करा रहे हैं। तो दावा पूरी तरह से अवैध है और लैंड माफिया इसमें शामिल है पूरी तरह से, क्योंकि लैंड बहुत ही वैल्यूएबल है, टाउन के अंदर की लैंड है। और लैंड माफिया सब क्या कर रहे हैं कि अपना निर्माण समिति बना करके अवैध ढंग से इसका ट्रांजैक्शन कर रहे हैं और बड़ी मात्रा में लोगों को बरगला रहे हैं। सीधे साधे लोग का पैसा फंस रहा है, जबकि हम लोग प्रचार प्रसार किए हैं कि ये इस जमीन का खरीद बिक्री नहीं हो सकती और वो अपना पैरेलल रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन चला रहे हैं, जिसमें कि पैरेलल म्यूटेशन करना, आंतरिक ट्रांजैक्शन करना, पैसे का लेन देन करना, ये सब जानकारी हम लोगों को मिली है। सब पर FIR दर्ज करेंगे और जो भी निर्माण समिति बनी है, जो लैंड माफिया इसमें शामिल है, उनके विरुद्ध हम लोग कड़ी कार्रवाई करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन अंदर दिए गए हैं और यहाँ के लोग इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन और वोटर ID आपकी वैधता का प्रमाण पत्र नहीं हो जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी मूलभूत सुविधा में आ गई है और वो कहीं भी देखी में से। मुंबई में भारी बारिश के चलते जो 2 अजीब वाकयात सामने आए, जहां सड़कों पर पानी भरा हुआ है, उसके बीच एक स्विगी का डिलीवरी बॉय घोड़े पर सवार होकर फूड डिलीवरी करने पहुंचा, तो वहीं उबर शहर के अंदर की राइड के लिए 3000 रुपये चार्ज कर रहा था। ये दोनों वाकया सोशल मीडिया पर मौजूद बहस बनी हुई है। 6 सेकंड का ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है। इसमें देखा जा सकता है कि पीठ पर स्विगी का पार्सल बैग टांग कर घोड़े पर सवार होकर एक डिलीवरी बॉय जा रहा है। इस वीडियो का कमेंट बॉक्स काफ़ी इंटरेस्टिंग मैसेजेस के साथ भरा हुआ है। वहीं मुंबई में भारी बारिश के बीच शहर के अंदर ही राइड के लिए उबर कैब कंपनी कम से कम 3000 रुपये चार्ज कर रही है। वहीं कंपनी प्रीमियर कैब के लिए 4000 और उबर एक्सेल कैब के लिए 5000 से ज़्यादा चार्ज कर रही है। इसका स्क्रीनशॉट श्रावण कुमार नाम के एक यूज़र ने अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया। इसे शेयर करने वाले श्रावण ने लिखा कि गोवा की फ्लाइट मेरे घर तक की राइड से ज़्यादा सस्ती है। बिहार के मोतिहारी में इतवार को एक पैसेंजर ट्रेन के इंजन में आग लग गई। इस दौरान ट्रेन के अंदर मुसाफिर मौजूद थे। हादसा रक्सौल के नरकटियाजगंज जा रही ट्रेन में सुबह 6:10 पर हुआ। रेलवे मुलाजिमीन को जैसे ही इसकी भनक लगी फौरी ट्रेन रोकी गई। इस दौरान मुसाफिर भी ट्रेन से कूदकर भागने लगे। ट्रेन के पास मौजूद मुलाजिमीन भी बोगियों में पहुंचे और लोगों को नीचे उतारा। इसके बाद इंजन से लगी बोगियों को अलग किया गया। अब इन बोगियों को दूसरे इंजन से जोड़कर बाद में से आगे ले जाया गया। पैसेंजर भी पूरी तरह महफूज बताए गए हैं। नाज़रीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी। आप देखते रहें INN चैनल।